तो दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट हिस्टोरियंस में से एक प्रोफेसर इरफान हबीब साहब को गांधी जी पे सुना है, तकरीबन 1 घंटे जो कुछ उन्होंने फरमाया, और मेरे जहन में उन्होंने जो कुछ कहा वो अभी तक ताज़ा है। लेकिन एक बात मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूँ, गांधी का दर्शन क्या है सद्भावना के सिलसिले में ख़ास तौर पर मुझे ब्रीफ बोलना है, इसलिए मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पर आपसे बात करके आपसे रुख्सत ले लूँगा। गांधी जी यहाँ 45-47 साल रहे हैं, भारत में लीड किया है, फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया है। फ्रीडम स्ट्रगल्स कई किस्म के हो सकते हैं। तो नेशनल मूवमेंट होता है, नेशनल मूवमेंट को हम जब लीड करते हैं तो हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट होती हैं, उन्हीं पर चलते हैं। लेकिन गांधी जी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के आइकन है, एक आइडियोलॉजी के आइकन है, और उन्होंने पूरा मूवमेंट जो फ्रीडम स्ट्रगल है उन्हीं आइडियोलॉजिकल स्टाइल पर चलाया है, उसी लाइन पे चलाया है, नॉन कंप्रोमाइजिंग है ऑफ द आइडियोलॉजी। सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर लॉयर एंड प्रोमिनेंट लॉयर मोहतरम जनाब बहार यू बरकी साहब भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनका इस्तकबाल करने इशरत जमील साहब गए, मुझे उम्मीद है वो उन्हें स्टेज पर लेकर ही आएंगे। तो एक लीडर जो आइडियोलॉजिकली इंक्लाइंड हो और आइडियोलॉजी पर नॉन कंप्रोमाइजिंग हो, वो जब अपने हदफ अपने गोल को अचीव करता है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन एक पार्ट होता है जो नेक्स्ट लेवल पर आता है। वो अगर मौजूद हो तो उसको इम्प्लीमेंट कर लेता है, वो अगर गैर मौजूद हो तो उसका इम्प्लीमेंटेशन मशकूक हो जाता है। ये जुमला मैंने इसलिए कहा कि हम आज जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये हालात गांधी की उस आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं है जिसके तहत ये देश आज़ाद हुआ था। मैं फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर इस मौके पे पढ़ सकता था, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझेंगे, मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, वरना तो लोगों को याद है, ये दाग दाग उजाला ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं कि जिसकी आरजू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। गांधी नहीं रहे तो वो आइडियोलॉजी नहीं रही। आइडियोलॉजी क्या है? जिन हजरात ने गांधी जी को पढ़ा है, मैं सिर्फ 2 जुमले हैं जिनसे गांधी जी की आइडियोलॉजी को समझना आसान हो सकता है कि गांधी के सपनों का भारत क्या था। बार बार गांधी जी ने कहा कि सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम के सेकंड कैलिफ थे, मदीना में थे, उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है उसे गांधी जी ने बार बार अप्रिशिएट किया है, बार बार अप्रिशिएट किया है। और इसी तरीके से राम राज्य की कल्पना इस देश में आजादी के मूवमेंट में अगर किसी ने दी तो गांधी जी ने दी। तो एक ही गांधी एक मर्तबा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी कल्पना का स्रोत मानता है और उसी वक्त में राम राज्य को इस देश में देखना चाहता है। जब हम ये 2 चीजें समझ लेंगे तो गांधी भी हमारी समझ में आ जाएगा, भारत का मिजाज भी हमारी समझ में आ जाएगा, और कैसा भारत इस देश के 145 करोड़ लोगों को चाहिए यह भी हमारी समझ में आ जाएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस क्या है? ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ, रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, टोटल जितना एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है उसको मजबूत बनाना, उसकी कनेक्टिविटी बनाना और उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाना, और उसके लिए बाखबर रहना कि वो ग्रास रूट लेवल पर जस्टिफिकेशन के साथ पहुंचा या नहीं पहुंचा। ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, उन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए हैं जो इससे पहले इसकी दुनिया में नहीं जानते थे।
जमीन का निजाम, डाक का निजाम, बहुत सारी चीजें थी जो हजरत उमर फारूक के जमाने में पहली मर्तबा हुई थी। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बेस्ड ऑन द जस्टिस सिस्टम percolating to the grassroots level, that was the model of the फारूकी गवर्नमेंट। और राम राज्य की कल्पना क्या है? राम राज्य की कल्पना यह है कि लॉर्ड रामा, जो धार्मिक रूप से भी सम्माननीय है पूरी सृष्टि के लिए और राजा भी है, वो अपने महल से निकलता है और शबरी की झोपड़ी में बैठ के उसके झूठे बेर खाता है। ये एक सिंबल है। इस सिंबल का सीधा अर्थ है, एक आज के जमाने की टर्म में अगर हम इसको समझना चाहें तो हम इसे कहते हैं सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस का एक मयार है जो लॉर्ड रामा कायम कर रहे हैं। तो अहदे फारूकी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बेस्ड ऑन जस्टिस है तो लॉर्ड रामा हमारी सोशल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा स्रोत है। यह गांधी की पूरी कल्पना है भारत की। और भारत में जिस तरीके की विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं में हमको यही मॉडल आगे लेके चल सकता है। यही भारत को विश्व गुरु बनाने का मॉडल है। उस वक्त भी था, आज भी है। और गांधी जी के जहन में यह बिल्कुल वाज़ेह कॉन्सेप्ट था कि हमको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या मॉडल फॉलो करना है और सोशल इंजीनियरिंग के लेवल पे जहां पर 70% की पॉपुलेशन सोशली डिप्राइव्ड हो। आज तक की तारीख में, आज बिहार के स्टैटिस्टिक्स आ गए, 85% सोशल डेप्रिविएशन का लेवल है। तो जहां आजादी के 75 साल के बाद अपने दलित भाइयों और ट्राइबल भाइयों को रिजर्वेशन देने के बावजूद हमारा सोशल डेप्रिविएशन का लेवल इंप्रूव नहीं हो रहा, जहां हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन इंप्रूव नहीं हो रहा, तो फिर हम राम राज्य की बात नहीं कर सकते। और उस जमाने में खड़े होकर अगर कोई भगवान रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की बात कर रहा हो तो झूठ बोल रहा है। बड़ी सीधी सी बात है। बेचने की कोशिश कर रहा है, अपमानित कर रहा है। तो राम राज्य अगर हम लाना चाहते हैं तो शबरी की झोपड़े तक तो जाना पड़ेगा, रोशनी तो वहां तक ले जानी पड़ेगी। और फिर यह पूछने का हक नहीं है कि शबरी तुम्हारा धर्म क्या है और तुम्हारी जाति क्या है। तो जो शबरी की झोपड़ी में ना जाए और जिसके कदम हवाई जहाज के नीचे ना उतरे, वो भारत के लिए मान्य नहीं हो सकता। तो गांधी को अगर जीवित करना है इस देश में, मुझसे अभी बात पे एक मीडिया के एक साहब ने पूछा कि क्या रेलिवेंस है गांधी जी की अब आज के जमाने में, तो मैंने उनसे यही कहा था कि क्यों, उन्होंने कहा था कि क्यों ऐसा हो गया कि गांधी रेलिवेंट नहीं लगता, गांधी अब ऑब्सोलीट लगते हैं इस देश में। कहते गांधी ऑब्सोलीट नहीं हुए, गांधी ऑब्सोलीट हो ही नहीं सकते। ये दो परिकल्पनाएं लेके चलने वाला कोई शख्स भी इस देश में ऑब्सोलीट कभी नहीं हो सकता। मसला यह है कि वो जो आज सत्ता में बैठे लोग हैं, ये स्ट्रीम पैरेलल, गांधी के पैरेलल चलती चली आई है। आप हिस्टोरिकली देखें, बड़ी लंबी तारीख में मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन 1827 ऑनवर्ड एक पैरेलल स्ट्रीम गांधी के नजरिए के बराबर बराबर चलती चली आ रही है। वो हर पॉलिटिकल पार्टी में रही है, अपने इंसेप्शन से लेकर आज तक रही है, आज भी है। और वही स्ट्रीम है जो गांधी को इस मुल्क में फेल करना चाहती है। वो स्ट्रीम पहले पर्दे में थी, आज जाहिर हो गई है। लेकिन भारत के लोग गांधी के मानने वाले हैं। भारत की आत्मा गांधी में बसती है, इसलिए गांधी को हम महात्मा कहते हैं। तो अगर भारत की आत्मा को देखना चाहे, ये रीजन है। मैं अपने यहां लोगों से कहता हूं, मायूस होने की क्या जरूरत है। 140 करोड़ लोगों के देश में 110 करोड़ लोग वोटर हैं।
इस वोट की बुनियाद पे जरा गिन के देखिए, वो लोग जो गांधी की आत्मा को किल करना चाहते हैं या जिन्होंने गांधी के शरीर को किल किया, वो आज सत्ता में आने के बावजूद उनका वर्चस्व कितना है, कितना है? 110 करोड़ लोगों के वोटर्स में से, लोग नहीं वोटर्स में से 22 करोड़ 90 लाख। सारा मीडिया खरीदने के बाद, सारे रिसोर्सेज इख्तियार करने के बाद, सबको डराने धमकाने के बाद, सबको कत्लेआम के लिए उकसाने के बाद, सब पूरा आईटी सेल बनाने के बाद आपने अचीव क्या किया? 2019 के पीक के इलेक्शन में 110 करोड़ वोटर में से 22 करोड़ 90 लाख, 70% से ज्यादा भारत के लोगों ने इसके बावजूद इस आइडियोलॉजी को वोट नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूं देश गांधी का था, गांधी का है और गांधी का रहेगा। और आप हजरात जो यहां बैठे हैं, आप सब हजरात अपनी जात में एक अंजुमन है, एक इदारा है। आप में से एक हजारों को कनेक्ट करता है। जो यहां से मैसेज आपको गांधी जी का है, अभी तो विपिन जी बोलेंगे तो उनका जो मोहब्बत का दरिया मौजज़न होता हुआ आप तक पहुंचेगा, आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। लोगों को ये यकीन दिलाने की जरूरत है कि वो खौफजदा ना हो, वो डरे नहीं, मुकाबला करें, सामने आए, बोलें और कहें कि हम गांधी के वंशज हैं और गांधी को जिंदा रखना चाहते हैं। देश पे बपौती गांधी की है, गांधी की रहेगी, गांधी के बगैर भारत की कोई परिकल्पना नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। बुला लीजिए। कहाँ है, कहाँ है? लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। मैं लेके आया। हाँ, लेके आया। बहुत बहुत वेलकम, वार्म वेलकम। महमूद पराचा जी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। आइए तशरीफ लाइए। महमूद साहब से मैं दरखास्त करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। हाज़रीन महफिल, मुझे ये कहते हुए बेहद फख्र महसूस हो रहा है कि हमारे बीच हिंदुस्तान के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील आली जनाब महमूद पराचा जी यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। और महमूद पराचा जी से मैं दरखास्त करता हूँ मैं इंट्रोडक्शन करा दूँ। स्टेज पे बैठे हैं, बाएं जानिब हमारे इमलाक साहब बैठे हैं, मर्चेंट ऑफ नेवी के। और उसके बाद डॉक्टर अली खान फलकी साहब बैठे हैं, हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। आली जनाब इलियास मलिक साहब बैठे हैं। प्रोफेसर विपिन त्रिपाठी जी बैठे हैं। बिल्कुल समझिए कि आप जिंदा गांधी मौजूद हैं हमारे बीच यहाँ पर। IIT के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और धरोहर है हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म पर काम करने वाले लोगों में से। आपके बीच अफजाद के फैजान साहब तशरीफ फरमा है, आपसे तारुफ होगा। इसके बाद बाहर बरकी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है और तस्लीम रहमानी साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। नीचे आपके जूनियर कुलीग आफ्ताब अहमद खान साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील। जी जी जी। तो मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, चूंकि गांधी जी के जिंदगी सवाने पर सद्भावना दिवस यहाँ मनाया जा रहा है, इस बेहतरीन मौके पर तस्लीम रहमानी साहब ने एक डॉक्ट्राइन पेश किया और बहुत शानदार तकरीर पेश की। इसी ख्यालात को आगे बढ़ाते हुए कि इस हिंदुस्तान को इस मौजूदा अलार्मिंग घड़ी के अंदर किस तरह बचाया जाए और वो हमारा जिसको देश और राष्ट्र कहा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इस तरह से एक तरह से मैं कहूँगा कि बिल्कुल स्टेक पर है और उसको बिल्कुल मफलूज पैरालाइज कर दिया गया है। और बताया जैसे कि 22 करोड़ लोगों ने ही वोट दिया था उन ख्यालात को जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं, बाकी सारे लोग उसके अगेंस्ट हैं। तो क्यों ना हम लोग मुनज़्ज़म होकर गांधी जी के सिखाए हुए कदमों पर चल करके उसको बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए महमूद पराचा साहब बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, उन्होंने एक मिशन छोड़ा हुआ है। मैं हमारे इस फंक्शन की सदारत आली जनाब विपिन त्रिपाठी साहब कर रहे हैं। मैं अब मुकर्रीन को मैं दावत दूंगा। मैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के बहुत जाने माने वकील, एडवोकेट इन रिकॉर्ड, मेरे सीनियर भी हैं, आली जनाब बाहर बरकी साहब यहाँ मौजूद हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं और हमारे अलीगेरियन बिरादरी में उनको एक मायना शख्सियत के तौर पर
कबूल किया जाता है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं, अपने ख्यालात का इज़हार करें। 2 मिनट के लिए बोल दीजिए भाई, अब आप आए। जनाब सदर मोहतरम त्रिपाठी साहब, दाइस पे तशरीफ़ फरमा तमाम बाइज़्ज़त हज़रात, दोस्तों, असीज़ों, रफ़ीक़ व हम सफ़रों और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, मुझे ये इल्म नहीं था, ना अंदाज़ था कि मुझे आपसे हम कलाम भी होना होगा। शकील साहब की मोहब्बत के उन्होंने ये मुझे ऑनर बख्शा कि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकूं। हज़रात, हकीकत ये है कि एक मिसाल याद आई कि छोटा मुंह और बड़ी बात। गांधी जी की शख्सियत इस कदर बुलंद कि उनके सिलसिले में मुझे से छोटा आदमी कोई गुफ्तगू करे तो मेरी बस में ये चीज़ महसूस नहीं होती। लेकिन बहरकैफ गांधी जी के इंतकाल के बाद मेरी नज़र में सबसे शानदार कंडोलेंस जो पेश की वो मौलाना आज़ाद ने की थी। और मौलाना आज़ाद ने कंडोलेंस मीटिंग में ये हिंदुस्तानियों से कहा कि गांधी जैसी शख्सियत किसी मुल्क में सदियों में पैदा होती है, और जो शख्सियत सदियों में पैदा होती हो और इस मुल्क में खुशकिस्मती से पैदा हुई हो, जिसको आइडियल हिंदुस्तानियों ने उस अंदाज में नहीं माना जो गांधी जी जिसके लिए डिजर्व करते थे, माफ कीजिएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने उनको आइडियल माना और सिविल राइट मूवमेंट्स में कामयाबी हासिल की। अमेरिका उस जमाने में जब गांधी जी हयात थे तो व्हाइट्स और ब्लैक के झगड़े के अंदर उलझा हुआ था। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने गांधी जी के आइडियल्स को, नॉन वायलेंस को मानकर उस मूवमेंट को जारी किया और जारी रखा, और खुशकिस्मती से सिविल राइट मूवमेंट अमेरिका में कामयाब हुआ। और उसको पीछे गांधी जी की फिलॉसफी कारआमद थी। बराक ओबामा साहब हिंदुस्तान तशरीफ लाए, उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं गांधी जी के आश्रम बंबई में विजिट करना चाहता हूं। वो वहां उन्होंने विजिट किया। लेकिन साउथ अफ्रीका में आज भी गांधी जी वन ऑफ द आइडियल समझे जाते हैं। पूरी दुनिया गांधी जी के आइडियलिज्म को लोहा मानती है। और आज के दौर में मुझे एक शेर इस तरह याद आता है कि जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। गांधी जी के मुल्क में गॉडसे का अगर मंदिर तामीर होने लगे तो हम हिंदुस्तानियों के लिए कितने शर्म की बात है। आइडियल्स को फॉलो करना दरकिनार, फिलॉसफी इस बात पर चल रही है कि गॉडसे वाज द हीरो ऑफ दिस कंट्री। मैं उस इशू पर ज्यादा आप लोगों को ले जाना नहीं चाहता, बस इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि गांधी जी के सपनों का हिंदुस्तान तैयार करना हम सब हिंदुस्तानियों का फर्ज अव्वल होना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारी सोशल, मोरल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस अजीमुशान शख्सियत के ख्वाबों को अमली जामा पहनाकर हिंदुस्तान को वो हिंदुस्तान बना सकें जिसका ख्वाब गांधी जी सोचते थे और देखते थे। और ये आज़ादी उनके नक्शे कदम पर चलकर हिंदुस्तानियों ने हासिल की थी। मुझे उम्मीद है कि नौजवान नस्ल और हम तमाम लोग गांधी जी के उन ख्वाबों की तामीर को पूरा कर सकेंगे। और मैं इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर याद आया, रुलाने को आंसू जलाने को नाले, रुलाने को आंसू जलाने को नाले, ये क्या दे दिया जिंदगी देने वाले। और भला हो तेरा तूने सयाद मुझको, महमूद साहब, भला हो तेरा तूने सयाद मुझको, रिहाई तो दी पर नोच डाले। भला हो तेरा तूने सयाद मुझको, रिहाई तो दी पर नोच डाले। ये आज के हिंदुस्तान की तस्वीर है। अभी हमारे बीच यहाँ एक मेहमान बाहर से आए हैं, उनकी फ्लाइट है, उनके फौरन अर्जेंट जाना है। महमूद पराचा साहब से दरखास्त कर रहा हूँ, उनके हाथों में अवार्ड दिलवाना चाह रहा हूँ मैं उनको। जनाब डॉक्टर विनोद साहब, कहाँ से तशरीफ लाए आप? बेंगलोर से तशरीफ लाए। आइए इधर आ जाइए, आ जाइए ऊपर आइए।
जोरदार तालियों से। अब गांधीयंस की यहाँ पूरी फहरिस्त है और यूं कहें तो फौज में है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के ख्यालात के साथ साथ गांधी के ख्यालात उनके खूनों में रूए रवा हैं। मैं इमलाक साहब से दरख्वास्त करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाएं और गांधी जी के इस मुकद्दस दिन पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें आली जनाब इमलाक साहब। मर्चेंट ऑफ नेवी से ताल्लुक है उनका, फुल फ्लैश नेवी से। अच्छा, इंडियन नेवी से। हाँ हेलो एवरीबॉडी। पहले मैं करेक्ट कर दूं डॉक्टर साहब को, मैं मर्चेंट नेवी से नहीं हूँ। आई एम रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन नेवी एंड आई एम ए नेवल आर्किटेक्ट। ऑल्सो आई एम एन एक्टिविस्ट। Last 25 years I have been an educational activist in the rural area of Western UP and sometime in Delhi too. मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ, इंडिया के बाहर भी, जब हम गांधी जी की बात करते हैं। लेकिन जितना गांधी जी की फेम बाहर के देशों में है उतना इंडिया में नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। Actually we have totally forgotten and ignored our father of nation, Mahatma Gandhi ji. He was not only secular, he was more human. He was a true Hindu, he was a true Indian, and he was a true Asian. He was sent to South Africa after his bar at law in London, which he did in 1888. 4 September he went to London and he came back after 3 years. 3 साल लंदन में रहने के बाद जब गांधी जी इंडिया आए, बॉम्बे में एक मुस्लिम बिजनेसमैन थे जिन्होंने उनको साउथ अफ्रीका जाने के लिए कहा कि आप वहाँ जाके काम करें। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पे उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, साउथ अफ्रीकन कांग्रेस। लेकिन आज इंडिया में हमने उनको इग्नोर कर दिया। उनके जो मर्डरर्स हैं, उनके कातिल हैं, उनके लिए मंदिर बनाए जा रहे हैं। और गांधी जी ने जो कुर्बानियां दी और भारत की एकता के लिए उन्होंने जो स्ट्रगल किया, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद उनका दूसरा स्ट्रगल था हिंदू मुस्लिम यूनाइटिंग ऑल इंडियंस। गांधी जी said after partition of India that my home is not only India, my home is Pakistan also। बोलते हैं मैं पाकिस्तान का भी नेशनल हूँ, इंडिया का भी नेशनल हूँ। He stopped the riots in Delhi during 1947 when there were huge attacks on the Muslim colonies, and he went to Bihar and Calcutta when there was a huge riot in Calcutta and lot of Hindus and Muslims died. Majority of them Hindus died. गांधी जी वहाँ पे गए और कलकत्ता के रायट बंद करा दिए उन्होंने। उसके बाद कभी कलकत्ता में रायट नहीं हुए। उसके बाद वो बिहार गए जहाँ पे मरने वाले मुस्लिम ज्यादा थे, वहाँ भी उन्होंने यही किया। लेकिन जो उनके डिट्रैक्टर्स हैं, जो एंटी गांधी हैं, उन्होंने हमेशा उन्हें ब्लेम किया कि ही वाज अपीजिंग द मुस्लिम्स। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं ईरान में था, ईरान में मैं गया तो ईरान में हर सेकंड आदमी गांधी जी को जानता है। जो वहां पे फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल हुआ ईरान में शाह के खिलाफ, जो ईरानियंस थे उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया 1950s में। सो ही वाज कॉल्ड मुसद्दिक, द मैन हु वाज लीडिंग द रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो मिस्टर मुसद्दिक को ईरानियन गांधी कहते थे। ऐसे ही मलेशिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका में बहुत सारे देशों में, यहाँ तक के ऑनरेबल मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने गांधी जी को अपना आइडियल माना। लेकिन आज हमें गांधी जी को आइडियल मानने वाले इंडिया में ही नहीं मिलते हैं।
तो अगर हम सचमुच में ह्यूमैनिटी में, इंसानियत में यकीन रखते हैं तो हम गांधी जी के आइडियल्स को माने और हम उस पर चलने की कोशिश करें। और जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्रोफेसर डॉक्टर त्रिपाठी साहब सद्भावना मिशन के तहत इंडिया के गांव-गांव में जाके, गलियों में जाके, इतनी गर्मी में, सर्दी में धक्के खाते हैं डॉक्टर त्रिपाठी जो हैं। क्या हम डॉक्टर त्रिपाठी से कुछ सबक सीख सकते हैं? क्या हम भी पर्चे छपवा के गांधी जी के आइडियल्स को आगे बढ़ा सकते हैं? हमारे पास कितने गांधी जी हैं जो मॉडर्न गांधी हैं, जैसे डॉक्टर त्रिपाठी साहब हैं, वो हमारे मॉडर्न गांधी हैं। सही मायनों में यही भारत रत्न हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया गया। किस लिए भारत रत्न दिया उसको? उसने तो बल्ला घुमा घुमा के करोड़पति बन गया। कितने गरीबों के लिए सचिन तेंदुलकर ने काम किया है। तो हमारी गवर्नमेंट भारत रत्न देती है, लेकिन जो सचमुच में भारत रत्न है, जो गरीबों के लिए, दलितों के लिए काम करते हैं, उनको भारत रत्न नहीं दिया जाता। तो सही मायनों में हमें, आप जैसे लोगों को ऐसे भारत रत्न की कदर करनी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी कहा था कि जब तक शबरी की झोपड़ी में नहीं जाएंगे तब तक जो है भारत जो है विश्व गुरु नहीं बन सकता। आज भी दलितों के साथ जो है उनको अपने साथ नहीं बिठाते हैं लोग। ऑफिसों में उनके साथ जुल्म होते हैं, अत्याचार होता है दलितों के। अब उसी लाइन में मुस्लिम भी आ गए हैं। तो जब तक हम ये भेदभाव खत्म नहीं करेंगे, हम एक दलित के साथ बैठ के नहीं खाएंगे, हम उसको दलित नहीं कहेंगे, हम उसको अपना भाई कहेंगे, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये एक झूठा फ्रेज है, एक झूठ फैलाया जा रहा है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो तबाह कर दिया गया है। अब डेमोक्रेसी के लिए हमें सबको एक दूसरा स्ट्रगल करना है और दूसरा फ्रीडम मोमेंट लाना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसी क्रूशियल घड़ी पर हम लोग इतने सीरियस विचारों को सुन रहे हैं, ख्यालात को सुन रहे हैं, और ऐसे मौके पर खास तौर से एक कम्युनिटी को टारगेट बना लिया गया है। वो कम्युनिटी एक 25-30 करोड़ मान लिया जाए, अगर 20 करोड़ 25 करोड़ मान लिया जाए, बाकी तो सारे लोग, सब जो दूसरे हमारे बड़े भाई हैं, उनकी मेजोरिटी क्या कर रही है? गांधी जी ने उस वक्त इतना जबरदस्त काम किया था सद्भावनाओं को बचाने के लिए। हमारे बीच आज कितने गांधी हैं जो इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशन जो हमको दे दिया गया था, बिल्कुल द्रौपदी बना दिया गया है, जिसका चीरहरण किया जा रहा है। चंद लोग खड़े हैं उसमें इसको बचाने के लिए, समझे? कि एक शेर याद आया मुझे कि आशियां लुट गया गुलसितां जल गया, आशियां जल गया गुलसितां लुट गया, आशियां जल गया गुलसितां लुट गया, हम कफस से निकलकर किधर जाएंगे? आशियां जल गया गुलसितां लुट गया, हम कफस से निकलकर किधर जाएंगे? इतने मानूस सयाद से हो गए, रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। हम हिंदुस्तान को छोड़कर जाए तो कहां जाए? यहीं पैदा हुए, इसी मिट्टी की हम उपज हैं। हम अपनी बका को बाकी रखते हुए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बाकी रखते हुए यहीं शहीद होंगे, यहीं मरेंगे। अपने बड़े भाइयों से दरखास्त है कि हमारे साथ आएं, इस क्रूशियल वक्त में हिंदुस्तान को बचाएं। सीखा है कि इख्तलाफ राय का वेलकम करना चाहिए, और इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। आपकी बातें, आपका अपना तजर्बा है, पूरी ज़िंदगी का तजर्बा है और प्रैक्टिकल तजर्बा है। अब हमारे बीच सदर मोहतरम, जो उनको जल्दी है जाने की, मैं उनको बुलाऊंगा आली जनाब मोहतरम विपिन त्रिपाठी साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। एज ए ट्रू गांधीयन, लिविंग गांधी के तौर पर हैं। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। और हम में से हर एक शख्स से मैं कहूँगा कि वो फ़ोटो लें उनका।
पता नहीं ऐसा मौका जिंदगी में आपको बार बार मिले या ना मिले। सो काइंड ऑफ यू, बड़ी मेहरबानी। इशरत जमीला। मैं एक गज़ल गांधी जी पे मैंने लिखी थी करीब 20 बरस पहले। एक नाटक बना था मी नाथूराम गॉडसे बोलतो है। उसमें गांधी जी की तारीफ नहीं थी, गॉडसे की तारीफ थी और गांधी जी की आलोचना थी। और मुझे तकलीफ़ हुई थी तो मैंने वो गज़ल लिखी और करीब 20,000 पर्चे मैंने दिल्ली में बांटे थे। तो उस गज़ल के 4 शेर की गज़ल है, वो सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद चंद बातें आपके सामने रखूँगा। भारत की सर ज़मीं पर वो इंकलाब आया, चरखे के एक वली से संसार जगमगाया। भारत की सर ज़मीं पर आवाज़ उसकी धीमी पर सच से असर है। आवाज़ उसकी धीमी पर सच से असर है। रौलट बिलों पे जिसने हर रूह को जगाया, चरखे के एक वली से संसार जगमगाया। भारत की सर ज़मीं पर आज़ादी की हवाएं सब ओर चल पड़ी हैं। आज़ादी की हवाएं सब ओर चल पड़ी हैं। दांडी पे जाके उसने दांडी पे अपने हाथों उसने नमक बनाया। चरखे के एक वली से संसार जगमगाया। भारत की सर ज़मीं पर आखिरी शेर है। जिस वक्त खूनी आंधी भारत को ढक रही थी, जिस वक्त खूनी आंधी भारत को ढक रही थी, कुर्बान हो के उसने सच का अलख जगाया। चरखे के एक वली से संसार जगमगाया। ऐसा है कि मेरे अब्बा 13 साल के थे 1929 में। चौथी क्लास तक पढ़े थे और उसके आगे गांव में स्कूल नहीं था। तो मेरा गांव झांसी ज़िले में पड़ता था, यूपी में। और मेरे नज़दीक जो तहसील थी ललितपुर, आज ज़िला है, उसमें एक पहलवान थे, अहमद पहलवान। और उनसे वो कुश्ती सीखने जाते थे, कभी कभी कुछ दाव सीख आए। 13 साल की उम्र में वो चले गए घर छोड़ के, और किसी तरीके से वो गांधी जी के पास पहुँचे, साबरमती। एक दिन रुके, फिर वहाँ से कुछ बातें सुन के आए वो ललितपुर
अपने उस्ताद के पास, अहमद पहलवान के पास। अहमद पहलवान हमारे ललितपुर के तो थे, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के नंबर 1 पहलवान थे, अव्वल पहलवान थे। उनके पास जाके बोले उस्ताद, गांधी जी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अपन नहीं कुछ कर सकते। तो उन्होंने कहा क्या कहते हैं गांधी जी? बोले 5 बातें कहते हैं वो। पहली बात तो ये कहते हैं कि सच बोलो, दूसरों पे अपनी ताकत के जोर पर जुल्म मत करो। तीसरी बात कहते हैं छुआछूत मत बरतो। चौथी बात कहते हैं धर्म के नाम पर बैर भाव मत रखो। और 5वीं बात कहते हैं किसी से बगैर पैसा दिए बिगाड़ यानी मुफ्त में काम मत कराओ। एक बात और कहते हैं वो कि खादी पहनो। अहमद पहलवान सोचने लग गए। कुछ देर के बाद बोले ऐसा है, खादी की तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि यहाँ अपने इलाके में कहीं खादी बनती नहीं है, चरखे चलते नहीं हैं। लेकिन एक काम करें, अपन अखाड़े खोलेंगे गाँव में और अखाड़ों में उन्हीं को हम कुश्ती सिखाएंगे जो इन 5 बातों पे अमल करें। मेरे अब्बा को बात जम गई तो वो गांव आए और इस तरीके से अहमद पहलवान ने 1929 और 30 के दरमियान तमाम अखाड़े खड़े कर दिए। उसमें धोबी जाते थे, मोची जाते थे, उसमें स्वीपर्स जाते थे, वाल्मीकि वगैरह वगैरह, ब्राह्मण भी जाते थे। ये गांधी ने खड़ा किया और 1930 आ गया। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चालू कर दिया। तो अहमद पहलवान ने जुलूस लीड किया। वो 25 साल के थे, 27 के होंगे। मेरे अब्बा तो 13-14 साल के थे। सबको पुलिस ने मारा, पकड़ा, लेकिन चूंकि जो 18 साल से कम थे उनको छोड़ दिया। अहमद पहलवान जेल चले गए। तो गांधी के बारे में मुझे कहनी 2 बातें कि गांधी ने गांव के चौथी पास लड़के को आज़ादी का सेनानी बनाया, अहमद पहलवान को सेनानी बनाया। और एक बात और, पराजा साहब ने जिक्र तो किया, गांधी जी ने देश के बंटवारा करा दिया, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। 1947 में मैं तो पैदा हुआ 1948 में, और मैं जिन उस्ताद ने मुझे पढ़ाया उनका नाम था अहमद बख्श। टीचर थे मेरे प्राइमरी स्कूल के, सरकारी स्कूल था। तो जब बड़े हो गए तो उन्होंने मुझे अपनी घटना सुनाई कि 1947 में मेरी पोस्टिंग किसी गांव में थी। मैं ललितपुर आया, उनका घर हिंदू मोहल्ले में था। तो दर में ताला लगा। पूछा पड़ोसियों से मेरा परिवार कहाँ गया? बोले साहब डर के मारे सारे मुसलमान भोपाल चले गए, आपका परिवार भी चला गया। बोले कब गए? बोले सवेरे निकल गए, हो सकता है गाड़ी ना मिली हो तो स्टेशन पर बैठे हो। तो हमारे मौलवी साहब यानी माइमाज साहब स्टेशन पहुँचे तो परिवार बैठा था वहाँ पे। अरे बोले इस वतन में अपन पैदा हुए, कहाँ जाएंगे? अभी गांधी जिंदा है। लौटा लाए, उनके साथ 4 परिवार और लौट के आ गए। बाद में मेरे अब्बा और अहमद पहलवान वगैरह गए तो भोपाल से बाकी को लौटा लाए। गांधी वो शख्स है जो निहत्थे आदमी में ताकत देता है जिंदा रहने की। कल मैं गया था इधर, वो एक लड़का मर गया था ना, इसरार, सुंदरपुरी में, जमुना पार। उसके घर गया, उसके अब्बा को देखा, मुझे गांधी की याद आ गई। गांधी इंसान की वो ताकत है कि आप में जिस्मानी ताकत ना हो, दौलत की ताकत ना हो, दिमागी फितरत ना हो आप में, फिर भी आप सर उठा के जिंदा रह सको, वो गांधी है। मैं चाहता ये हूं कि हम किन चुनौतियों का सामना करें उनको हम परख लें। हमारे सामने गंभीर चुनौती है। अंबेडकर से मदद मिले उनको पकड़ लें, गांधी से मिले उनको पकड़ लें, नहीं मिलते छोड़ें उनको, लेकिन हम मसले को तो समझ लें, हमें लड़ना क्या है। इस वक्त 1969 से एक हम जंग लड़ रहे हैं। मैं जानबूझ के 1969 का साल बता रहा हूं। वो पहला मौका था जब हिंदुस्तान में व्यापारियों ने
दंगा खड़ा किया था अहमदाबाद में और भिवंडी में। भिवंडी बंबई के नज़दीक है, जहां पावर लूम लगे थे। उस वक्त हुआ क्या था? अहमदाबाद के कारखाने वाले, बड़े बड़े कारखाने वाले नई नई मशीनें लाना चाहते थे, जिसमें बड़ी मशीनों में पैदावार ज़्यादा हो, आदमी कम काम करे, तो छटनी करनी थी। उनके कारखानों में जो मजदूर थे मुसलमान हिंदू दोनों थे। और मुझे याद है, मैं पीएचडी करता था आईआईटी में, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे तबके को, रईस तबके को, व्यापारी तबके को, जमींदार तबके को सबसे ज़्यादा नफरत मुसलमानों से नहीं, दलितों से नहीं, मजदूरों से थी। पहले नंबर की नफरत मजदूरों, किसानों से थी, इस हिंदुस्तान के एलीट को। तो हुआ ये कि भिवंडी में क्या हो रहा था? कारखाने की जगह नई मशीन आई कपड़ा बनाने की, पावर लूम। पावर लूम में क्या था? बड़े बड़े कारखाने तो खरबों अरबों रुपए से बनते थे, लेकिन पावर लूम 2 लाख रुपए में लगती थी उस जमाने में। और उसमें हिंदू भी काम कर रहे थे जुलाहे, और मुसलमान जुलाहे भी काम कर रहे थे, चला रहे थे उनको, लेकिन मालिक ज़्यादातर हिंदू थे। मुसलमानों ने सोचा हम भी अपनी मूल ये लगा लें, तो दंगा कराया गया ताकि पनप ना सके। और तब से लेके हिंदुस्तान का जो संपन्न वर्ग है, उसने औजार खड़ा किया, नफरत का औजार। अभी आपने कम्युनल अवार्ड की बात की, वो का ज़माना क्या था? ज़रा गौर कर लें इस सवाल पर। अब ये हमारी इनकी बहस का वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक दिमाग में इन्होंने जो बात भर दी उसको निकालना चाहता हूँ, ताकि आप नई बात सोच सकें, वरना सोच नहीं पाएंगे। इसलिए एक बात रखता हूँ आपके सामने। उस वक़्त हिंदुस्तान में सिर्फ 10% लोगों को वोट डालने का अधिकार था असेंबलीज में, और 1% लोग नेशनल असेंबली को वोट डालते थे। गांधी ने ये कहा आज़ादी तो हासिल करो पहले। अंबेडकर को उन्हीं ने बनाया था कि तुम बन जाओ संविधान सभा के मालिक या अध्यक्ष, और तुम जो फैसला करोगे हमें सराखों पर। आप गौर करें, मैं किस लिए इस बात को उठा रहा हूं। हमारे सामने इस वक्त मसला अंबेडकर गांधी का नहीं है, इस वक्त मसला है हमारे सामने उस हुकूमत का जो ऊपर से नफरत बरसाती है, व्यापारी वर्ग की खिदमत में खड़ी हो जाती है, और उनका मीडिया सारा का सारा जुनून बरसाता है। हमें किसको मारा जा रहा है? मारा जा रहा है मजदूर को, किसान को लिंचिंग की जाती है, दंगे फसाद, हजारों के लोगों के घर जलाए जाते हैं। चाहे गुजरात का दंगा देख लो आप, चाहे कहीं का। मरता कौन है इसमें? एहसान जाफरी भी मेरे सांसद थे, लेकिन वो भी बहुत दुखद बात थी। लेकिन ज़्यादातर मरने वाले तो मजदूर, कारीगर, किसान हैं। एनआरसी से बाहर कौन निकाला गया? अहमदाबाद, उसमें आसाम में। मैं पूरे निज़ाम की बात कर रहा हूँ, हमारा पूरा सिस्टम, चाहे व्यापारी तबका हो, चाहे अफसर तबका हो, चाहे सांसद हो, संसद और प्रधानमंत्री हो, इन लोगों ने नफरत को एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, औजार बनाया है, ताकि लोग एक दूसरे से आपस में ही लड़ मरें और हमारे ऊपर आँच ना उठे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग गांधी को अकीदत दो ना दो, गाली देना चाहे दे लो, लेकिन आसपास जो लोग हैं, अगर कोई जुल्म का शिकार है, उस पर जुल्म होता है, तो उसके प्रति अंदर एक दर्द पैदा करो। उस दर्द में ताकत है, टप में ताकत नहीं है। संविधान तो कागज़ की चीज़ है, इम्प्लीमेंट तो हमें करना है। अगर हमारे अंदर इंसान का दर्द नहीं है, इंसान के हुकूक के लिए हमारे अंदर कोई कद्र नहीं है, तो हमारे किस काम के ये इदारे, किस काम का ये संसद, किस काम का क्या? मुझे माफ़ करें कि उन्होंने चूँकि तल्ख बात उन्होंने कही थी, इसलिए मेरे दिमाग में भी कुछ उत्तेजना आ गई, वरना ये गांधी का रास्ता सचमुच नहीं है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था इस तरीके की। राजा साहब मुझे क्षमा करें, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो अम्बेडकरवादी हूँ, लेकिन फिर भी माफ़ी मांगूँ। नहीं, आपको मानने की जरूरत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आली जनाब मोहतरम विपिन त्रिपाठी जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्रॉस वेरिफिकेशंस हो रहे हैं और इख्तलाफ राय हो रहा है, और ये ऐवान हमारा इतनी खूबसूरती के साथ सुन रहा है इस बात को। आली जनाब मोहतरम महमूद पराचा साहब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और त्रिपाठी जी का भी, कि हमने दोनों ने अपनी बात सुनी, और हमारी जो ऑडियंस है जो न्यूट्रल तरीके से सोच रही है। यकीनन आज वक्त जो है रेलिवेंस में दोनों ही लोग हैं, गांधी जी भी हैं, अम्बेडकर भी हैं, दोनों की ज़रूरत है।
हम दोनों ही ख्यालात को जोड़ करके एक मुकम्मल हिंदुस्तान की तामीर कर सकते हैं, और जिसमें हम जिस तरह से जिसके भी विचार को लेकर के आगे बढ़ें उसका खैर मकदम करना चाहिए। महमूद पराचा साहब का भी खैर मकदम है, त्रिपाठी जी का भी खैर मकदम है। अब हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, वो बहुत यंग है, और हिंदुस्तान का जो एलीट क्लास जहाँ से पैदा होता है, हिंदुस्तान के जो रियल रूलर पैदा होते हैं जहाँ से, उनका अपना सिलेक्शन हो गया था सिविल सर्विसेज में, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विसेज में से रिज़ाइन दिया, और रिज़ाइन देने के बाद उन्होंने कौम की गरीबों की खिदमत करनी शुरू की। बहुत दिनों तक उन्होंने फ्री पढ़ाया बच्चों को, और पहला बैच उनका 10 बच्चों का निकला, जिसमें से 10 बच्चे IAS में आए। मैं ऐसे नौजवान को खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ। अमित मेरे छोटे भाई तशरीफ़ लाएँ और इन सारे मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करें। अभी उनकी कोचिंग चलती है बहुत शानदार तरीके से। डाइस पर बैठे सभी महान भावों का और आए हुए अतिथियों का मेरा प्रणाम। और आज जैसा 2 अक्टूबर है और मुझे बुलाया गया यहाँ पर, और पिछले साल भी मैं इस प्रोग्राम पे आया था, उस समय मुझे काफ़ी लोग मिले, उनमें से सर हैं जो इसरत जी हैं, ये काफ़ी हमारा सहयोग किया इसमें। और मैं लास्ट ईयर से लगभग हम 2021 से अपनी एक कोचिंग संस्थान चला रहे थे, जिस पे बच्चों के लिए फ्री क्लासेस दे रहे थे और बहुत कम पैसे में, जिसमें से हमारे यहाँ 10 बच्चे इस बार IAS में सिलेक्शन हुआ है उनका। और आज जो हम 2 अक्टूबर के बारे में, आज गांधी जयंती के बारे में बोलने के लिए, तो उसके बारे में मैं भी कुछ इसमें बताऊंगा। वैसे जो मुझसे बड़े हैं सभी ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो काफ़ी अनुभव है उनका जीवन का। मैं तो अभी शुरुआत हुई है मेरी, और IAS के बच्चों को ही पढ़ाता हूँ, शिक्षा में ही काम करता हूँ मैं। तो आप सभी जानते हैं पूरी तरीके से, लेकिन जो मुझे लगता है गांधी जी के बारे में, कि हम लोग क्या करते हैं, गांधी को हम बहुत कम पढ़ते हैं और सुनते बाहरी चीज़ें ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी चीज़ें 2 तरीके से, हमारा माइंड जो होता है कंफ्यूज हो जाता है। कभी गांधी को हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन हम गांधी की जो कही हुई बातें हैं उन पर हम अमल कम करते हैं, पढ़ते ज़्यादा हैं, सुनते ज़्यादा हैं। अगर हम अमल करने लगें तो शायद वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत चीज़ें ठीक हो जाए। कई बार हम सोचते हैं, कई बार आप सोचो कि हम कहते हैं कि नहीं, आज से मैं सच बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, आज से मैं किसी से लड़ूंगा नहीं। लेकिन थोड़ी सी समस्या आ जाने से हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और अपनी चीज़ें, अपना स्टेटस, अपना माइंड भूल जाते हैं कि क्या कहना है मुझसे, कैसे किससे बात करनी है। तो वो गांधी से कैसे हम प्रभावित हो सकते हैं कि हम अपनी चीज़ों को थोड़ी समस्या आने पर भूल जाएं, कि थोड़ी सी बात आई, थोड़ी सी समस्या आई और हम अपनी बातें, जो लहजा था बात करने का दूसरे से या मिलने का या काम करने का, वो बदल दिया हमने। तो वो तो नहीं हो सकता कि हम गांधी को भी कहें और कहें कि नहीं हम उसके रास्ते पे चल रहे हैं। हमें चलने के लिए उस चीज़ से कि उन्होंने कितने कष्ट या चीज़ों को देखा होगा। जैसे आपने देखा उनकी जर्नी जब स्टार्ट हुई, अफ्रीका गए, अफ्रीका से आए, सभी से मिले, कपड़े त्यागे, सारा कुछ किया उन्होंने। 1919 में जब वो आए तभी नेशनलिज्म पैदा हुआ। पहले नेशनलिज्म इतना नहीं था। नेशनलिज्म पहले बनने वाले दादा भाई नौरोजी ज़रूर थे, लेकिन इनके आने से वो पीक पर जाना शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं इनके उसमें वो चीज़ थी कि सब कुछ त्याग कर और अपनी चीज़ों को, जो एक बात अपने दृढ़ संकल्प जो रखा, उस पर चलने की हिम्मत थी। सब में नहीं है। तो वो चीज़ें हमारी, जो मेरा मानना है कि अगर मैं कहूँ कि मैं नॉन वायलेंस हूँ, तो नॉन वायलेंस, अब कितनी भी समस्या आ जाए तो उस पर फिर नॉन वायलेंस रहना भी ज़रूरी है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होने वाला। और हमारे यहाँ क्या होता है कि हम समस्या के आधार पर, सिचुएशन के आधार पर अपने आप को बदल देते हैं कि आज ठीक है तो आज हम नॉन वायलेंस है और सच है। थोड़ा सा बिगड़ा तो हम वायलेंस हो गए और सच तो पता ही नहीं कहाँ पर है। लेकिन बाहर के लोग इसको बहुत अपनाते हैं। जैसे मैक्सिको ने अभी 2021 में गांधी जी की एक सिर्फ मूवी देखकर वहाँ पर सारा कुछ गांधी के नाम से फैक्ट्रीज, गांधी के नाम से वहाँ खादी पहनना, खादी भंडार खोलना, ये सब शुरू कर दिया।
तो हमें दूसरे लोग इसे अप्रिशिएट इसलिए करते हैं क्योंकि वो इनकी चीज़ों को समझते हैं, पढ़ते हैं और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। और हमारी क्या आदत है कि हम एक बार जैसे कोई चीज़ सुन लेते हैं, फिर दूसरे का सुनते हैं तो हम उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप में स्थिर नहीं हैं, हमें स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। हम अनस्टेबल हैं, इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो मनोस्थिति है वो भी अनस्टेबल है। तो मेरा मानना ये है कि हम लोगों को भी उनकी जो सत्य, अहिंसा और इन चीज़ों पर देखें और उस पर अगर चलना शुरू कर दें तो हम शायद बहुत अच्छा शुरू कर पाएंगे और बहुत अच्छा अपना जीवन जी पाएंगे। धन्यवाद। आप निकल लें। मैं हिंदुस्तान की इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स, उसके जनरल सेक्रेटरी साहब मसूद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ और रूए रवां उसी तंजीम के मेजर जाफरी साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं उन दोनों मुअज़्ज़िज़ीन से दरख्वास्त करूँगा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने मुबारक कदमों को यहाँ तक पेश करें। अगर नहीं आ रहे हैं तो लोगों से कहूँगा उठा के लाएं लोग उनको। वो आए बज़ में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। जाफरी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी मैं कहूँगा गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। फलकी साहब दरखास्त, रियाज साहब जाफरी साहब को लाई। अच्छा, हमारे बीच यहाँ दिल्ली की बड़ी मुनफरिद शख्सियतों में से एक है और मीडिया में एक जाना माना नाम है, आली जनाब आदिल साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं। मैं उनसे कहूँगा कि वो बहुत चुनिंदा बातें यहाँ अर्ज़ करें। उनकी आवाज़ ही इतनी सहरज़दा है कि आप लोग सुनेंगे सुनते रह जाएंगे। तो सुन लिया, आप कहाँ थे? हाँ, हम उनकी वीडियो सुनवा देंगे इंशाल्लाह। त्रिपाठी जी को अच्छा, दोबारा ना आ जाए महमूद साहब। तो बस अब समझिए आप, वो बोल चुके हैं। आइए। देखिए, आज का अवसर तो चूँकि ज़ाहिर इतना अहम है कि उस पर तो आप सुबह और शाम बात करते रहें, लेकिन आज अज़ाइम का दिन है, डिटर्मिनेशंस और संकल्प का दिन है। और हम यूँ कह देते हैं कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। अभी हम लोगों को बहुत काम करना है। फ्रीडम स्ट्रगल था, फ्रीडम मूवमेंट था, फ्रीडम मिल गई, आज़ादी मिल गई। अब इस आज़ादी को बचाने का मूवमेंट है। ये आज़ादी बची रहे, आप देश के अंदर अमन और शांति से रहें, भाईचारगी और मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ रहें। इसको बचाने की ज़रूरत है। हमारा अमन, हमारी शांति, हमारा चैन, हमारा भरोसा, हमारा यकीन, ये सब कुछ छीना जा रहा है। दरख्वास्त ये है कि हम इस सब को कायम करें, इस्टेब्लिश करें और कोशिश करें कि हम वापस फिर उसी देश में आ जाएं जहाँ से प्रेम की गंगा बहती थी, प्रेम के बयार बहती थी, जहाँ से सद्भावना की बयार बहती थी। आज भी जल सकते हैं डॉक्टर साहब, महमूद साहब, आज भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग। शर्त यह है कि अंधेरों की सियासत छोड़ दें। आदाब। रोशनी, रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, रोशनी गर खुदा को हो मंजूर, आंधियों में चिराग जलते हैं। अब इसके बाद बहुत लंबी तवालत हो गई है, लेकिन मुकर्रीन कुछ लोग रह गए हैं अभी भी। और मैं इलियास सैफ़ी साहब से दरख्वास्त करूंगा ये तशरीफ़ लाएं और मुख्तसरन अपनी बात पेश करें। आली जनाब इलियास सैफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम। इसी सरहद पर कल डूबा था सूरज दो टुकड़े होकर, इसी सरहद पर कल डूबा था सूरज दो टुकड़े होकर। सदर साहब चले गए हैं त्रिपाठी जी, लिहाजा इस फंक्शन की सदारत
मेरी तरफ से मैं नाम प्रपोज करता हूं जेड के फैजान साहब के लिए, आपसे तायद करना चाहता हूं। इसी सरहद पर कल डूबा था सूरज दो टुकड़े होकर, इसी सरहद पर ज़ख्मी हुई है शहर आज़ादी। ये जो शहर आज़ादी ज़ख्मी हुई थी 1947 को, इसका दर्द हम सभी ने झेला था। कोई एक कम्युनिटी, एक कास्ट ने नहीं झेला था, बल्कि पूरे मुल्क ने झेला था। और ये अलग बात है कि उस 15 अगस्त 1947 से पहले की किन की क्या क्या प्लानिंग रही हो, क्या क्या किस किसी स्ट्रेटजी रही हो, किस किस ने इस मुल्क की तकसीम चाही हो, जिसने चाही है या नहीं चाही, उस सब को एहसास हुआ था कि शायद ये बंटवारा गलत हुआ। तब गांधी ने आवाज़ लगाई थी कि हाँ बंटवारा गलत हुआ या सही हुआ, क्योंकि उनको भी दोषी माना गया था। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अब जो मुल्क बचा है कम से कम उसको संभाल लो, उसको समेट लो। और समेटने का तरीक़ा क्या हो, उस पर किस तरह से काम होना चाहिए। गांधी जिस चीज़ के लिए जाने गए वो पीस था, वो शांति थी। और जिस चीज़ के लिए मशहूर हुए वो उनका लोगों का जोड़ना था। अभी जिक्र आया साउथ अफ्रीका में गांधी जी को याद किया जाता है। साउथ अफ्रीका में 2 कम्युनिटी हैं जो गांधी को याद करती हैं। वो एक कम्युनिटी वो है जो हिंदुस्तानियों का शुक्रगुजार होती है कि तुमने हमें गांधी दिया, और एक कम्युनिटी वो है जो हिंदुस्तानियों से बुग़्ज़ रखती है कि तुम गांधी को ले गए। तो ये सलाहियत थी गांधी की कि उनके आने पे लोग खुशी मनाते और उनके जाने पे अफसोस मनाते। वो एक अलग बात है कि उनके ख़यालात किससे टकराते थे, किसके ख़यालात उनसे टकराते थे। चमन में इख्तलात रंग-बू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, साथ में जीना है। लेकिन असल जो गांधी का आइडिया था, पीस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए पीस जब तक मुमकिन नहीं जब तक किसी मुल्क में रेस्ट ना हो, और रेस्ट जब तक मुमकिन नहीं जब तक किसी मुल्क में जस्टिस ना हो, और जस्टिस जब तक मुमकिन नहीं जब तक मैं खुद अपने आप से ये हिसाब ना लगाऊं कि मुझे दूसरे के साथ इंसाफ करना है, मैं दूसरे से इंसाफ की डिमांड ना करूं, मैं खुद भी इंसाफ का अलमबरदार बनूं। हम जिस हिंदुस्तान की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के हिंदुस्तान की बात करते हैं, उनके इंसाफ को देखिए, उनके पीस को, उनके शांति के उस असूल को देखिए कि जब उन्हें लगता है कि मेरा मुल्क बिखर जाएगा, उसमें झगड़ा हो जाएगा, तो वो अपनी राजगद्दी को छोड़कर उसको अपने भाई के हवाले कर चले आते हैं। आप दुनिया में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालों को देखिए कि जब उन्हें लगता है कि जुल्म हो रहा है तो अपने ख़ानदान के आड़े आ जाते हैं। और वही आप गांधी की कोटेशन को उठा करके देखिए जो बिल्कुल हू बहू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का तर्जुमा है कि अपने से नीचे वाले उस आदमी को देखिए किसी भी एक्ट को करने से पहले कि उस पर मेरे इस एक्ट से क्या असर होने वाला है। जब हम इस चीज़ को देखना शुरू करेंगे उस वक्त जस्टिस होगा, उसी वक्त इंसाफ होगा, उसी वक्त रेस्ट आएगा और उसी वक्त पीस आएगा। और देखिए इशरत जमील भाई, मैं ख़ुद इतना समझदार हूँ कि जब ज़हीन लोगों के बीच में बात कर रहे होते हैं और बड़े बड़े ज़हीन लोग बोल चुके होते हैं और बोलने वाले होते हैं, तो अपनी जहानत का भरम रखने के लिए थोड़े अल्फाज में ही काफ़ी करना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, एक बहुत बड़ी आग के लिए सिर्फ एक शरारा काफ़ी होता है साहब। तो एक लफ्ज़ भी, एक शेर मुझे याद आया है कि दर हकीकत खामोशी मेराज है गुफ्तार की, दर हकीकत खामोशी मेराज है गुफ्तार की, और इससे बढ़कर कोई भी सूरत नहीं इजहार की। चंद अल्फाज भी बड़े भारी होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे की तकरीर करें। अब ठीक है, पहले आप क्यू पे रख लीजिए। अच्छा, यहाँ हमारे बीच एक दूर दराज से एक बड़ी मुअज़्ज़ज़ और मुअम्मर शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं पीटर सोलोमन साहब से दरख्वास्त करूँगा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। पीटर सोलोमन साहब, ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें। कहाँ बोल चुके? नहीं बोल चुके हैं। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। अब रिजवान साहब से दरख्वास्त करूँगा, हाँ मेरे आने से पहले बोलिए।
रिजवान साहब से दरख्वास्त करूंगा, हमारी दिल्ली की जानी मानी मुतहर्रिक शख्सियत हैं रिजवान साहब। अभी मैंने एक बार बुलाया था, आपका नाम आप थे? मैं बड़ा बदनसीब हूँ कि जब हमें कुछ कहने और बोलने का समय आता है तो मुख्तसर से कहने के लिए लास्ट में समय आता है। खैर कोई बात नहीं। डाइस पे बैठे हुए बड़ी बड़ी शख्सियत, हमारे बड़े भाई महमूद प्राचा जी, जब इनको हम देखते हैं टीवी पे या मीडिया में, किसी के मोहताज नहीं है तारुफ के, गरीब मजलूम बेसहारा असहाय जिनका कोई सहारा नहीं होता है, वो सब इनको जानते हैं। तो मैं आज के इस गांधी के जयंती के प्रोग्राम में सबको दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तो मैं इतना ही कहूँगा, और एक प्यार मोहब्बत का माहौल ऐसा बनाया जाए, भूखा हो पड़ोसी तो उसे मिल के कुछ खिलाया जाए। तो मैं इतना ही कहूँगा। महमूद प्राचा जी की बात मैं सुन रहा था, हमारे आका ताजदार मदीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक वाक़िया मुझे याद आ गया था उनकी बात पे। एक बुढ़िया हुआ करती थी और मुसलमान के नाम से वो बहुत चिढ़ती थी, और लोग कहते थे कि यहाँ पे एक मोहम्मद हैं जो उनकी बात सुनता है, उनका हो जाता है और मुसलमान भी हो जाता है। कहने लगी कि मैं ये इलाका छोड़ देती हूँ, मैं उनकी बात नहीं सुनूंगी तो मैं कैसे उनकी होंगी, इतनी नफ़रत करती थी। इलाका छोड़ने के लिए उन्होंने अपने सारे घर का सामान इकट्ठा किया और जाने के लिए तैयार हुई। उधर से हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और उनको देख के कहती है कि बेटा ये मेरा सामान मेरे सर पे और मेरे कंधे पे रख दो, क्योंकि मुझे इस इलाके को छोड़ के जाना है, मुझे दूर जाना है। तो आप कह रहे हैं कि अम्मा ये इतना सामान आप कैसे लेके जा पाओगे, लाओ मैं आपका सामान छोड़ देता हूँ। तो वो ये मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ कि कानों में रुइयाँ डाल के रखती थी, कभी मैं उनकी आवाज़ नहीं सुनूंगी, इसकी वजह से वो इलाका छोड़ रही थी। तो आप उसका सामान लेके जा रहे हैं और वो पीछे पीछे बूढ़ी माँ जा रही हैं, और कई घंटे चलते चलते जब खाड़ी के उस पार पहुँचे तो कह रहे हैं पसीने पसीने हो गए। कह रहे बेटा ये सामान यहीं रख दो मेरा, मैं यहीं रहूँगी। तो कह रहे हैं कि बेटा तुम तो बड़े नेक और बड़े अच्छे हो। कह रहे हैं उसमें तो कोई शक नहीं, मैं नेक और भला हूँ, लेकिन अम्मा ये बताइए आप वहाँ से यहाँ क्यों आई? कहने लगी बेटा वहाँ एक मोहम्मद है, जो उससे मिलता है, जो उसकी बात सुनता है, वो उसका हो जाता है, वो मुसलमान हो जाता है, तू भी वो इलाका छोड़ दे। तो आप हंसने लगे, कहने लगे मेरी बात पे हंस क्यों रहा? तो आप कह रही हैं बूढ़ी माँ कि मेरी बात पे हंस क्यों रहा? तो आपने कहे कि मैं इसलिए हंस रहा हूं कि मोहम्मद के डर से आप वो इलाका छोड़ के आई हो। अगर मैं मोहम्मद हूं तो फिर बताओ क्या करोगी? कह रही अगर तू मोहम्मद है तो ये सामान उठा लेके चलूंगी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुसलमान इतने नेक और इतने भले होते हैं। तो मेरे भाइयों, हमें थोड़ा सा मोहम्मद को तो मानते हैं, लेकिन मोहम्मद की भी मानना चाहिए और उनके भी किन उसूलों पे चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यही इतना कहूँगा, बहुत सारी बातें हो गई हैं देश के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, गांधी के बारे में। तो मैं इतना ही कहूँगा, मैं अपना परिचय तो दिया नहीं, कि मेरी ये कहाँ शान, मैं हिंदू कहूँ या सिख कहूँ या मुसलमान, मेरी ये कहाँ शान, मैं हिंदू कहूँ या सिख कहूँ या कहूँ मुसलमान। मेरे भारत के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई ही खुश नहीं रहेंगे तो मेरा कुछ भी नहीं रहेगा। मेरा भारत ही है मेरी पहचान और मेरा नाम है रिजवान, और मुझे गर्व है कि मैं हूँ मुसलमान, लेकिन हमें उससे भी ज़्यादा गर्व है कि मैं हूँ हिंदुस्तानी मुसलमान। क्योंकि हमारे आका ताजदार मदीना
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले अरब की उस धरती पे जब अपने साथियों के साथ बैठते थे तो खास करके हमारे हिंदुस्तान से, इस रेगिस्तान से हवाएं चलती थी तो आप कहते थे हमें मोहब्बत की, ठंडक की खुशबू का आभास होता है। तो मेरे हिंदुस्तान की तहजीब, मेरे हिंदुस्तान का कल्चर, मेरे हिंदुस्तान की भाईचारा एकता, मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति, मेरे हिंदुस्तान की सभ्यता आज से 1400 साल पहले मेरे आका को भी पसंद थी। इसलिए मैंने कहा मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, मुझे उससे भी ज़्यादा गर्व है। तो मैं ज़्यादा बातें ना कहते हुए मैं सिर्फ यही इतना कहूँगा कि मस्जिदों में खुदा की इबादत होती है, मंदिरों में राम हैं, लेते हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही नाम हैं। आह ए हिंदू मुसलमान भाइयों मेरी बात दिल से सुनो, ये सारे मजहब हैं खिलौने और खिलाड़ी एक है। हिंदी उर्दू की जवा में सिर्फ नाम ही का फर्क है। हम जिसे अल्लाह कहते हैं ओम उसी का नाम है, वो सर्वशक्तिमान है, निराकार है, हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, सबका मालिक, सबका खालिक। वो आसमान वाला, नीली छतरी वाला बड़ा कृपालु और बड़ा दयालु है। जब उसके बादल गड़गड़ाते हैं तो सबके लिए बारिश करता है। जब वो अपनी सूरज की किरणें छोड़ता है तो सबको रोशनी, जीवन देता है। जब वो अपनी कीमती हवाएं छोड़ता है तो सबको जीवन देता। हमारी पूजा पद्धतियां, हमारे पूजा स्थल अलग अलग हैं, लेकिन जिसकी इबादत की जा रही, जिसकी आराधना की जा रही, जिसकी प्रार्थना की जा रही, उसके यहाँ करेक्शन की जरूरत नहीं है। वो सबकी भाषा को समझता है। वो परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, हम सबका मालिक। मैं जानता हूं कि मुझे इशारा हुआ, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले कि मैं इतना ही कहूंगा कि भाईचारा, एकता का भी, सद्भावना का भी प्रोग्राम है। हिंदू धर्म की उदारता, मैं उस उदारवाद की बात करता हूं जहां सांप को भी दूध पिलाया जाता हो। मैं उस उदारवाद की बात करता हूं जहां चींटी को भी मरने से बचाया जाता हो। तो कोई किसी को मरने से कैसे, लेकिन मेरी मजबूरी है कि आज हम लोग एक साथ बैठना बंद कर दिए। नौजवानों के दिलों में नफरत की जो जहर घोला जा रहा, हमारे नौजवानों को एक साथ बैठना पड़ेगा। हमारे बुजुर्गों की हमारी जिम्मेदारी है कि उनको अपने साथ बिठाएं। तो हिंदू धर्म की उदारता, इस्लाम धर्म की समानता, मैं उस समानतावाद की बात करता हूं कि आज भी पूरे हिंदुस्तान में जब हमारी हिंदू माताओं के छोटा बच्चा बीमार हो जाता है तो हमारी मस्जिद की सीढ़ियों पे लेके खड़ी हो जाती हैं और उन्हें यकीन है कि मौलवी साहब फूंक मार देंगे तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मैं उन धर्म के ठेकेदारों को ये कहना चाहता हूं, इस यकीन और इस विश्वास को कैसे आप तोड़ोगे? तो हिंदू धर्म की उदारता और इस्लाम धर्म की समानता, सिख धर्म की शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन धर्म की अहिंसा और बौद्ध धर्म का करुणा का महासागर है मेरा हिंदुस्तान। इतिहास गवाह है, जिसने मेरे हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की खुद ब खुद टूट गया। क्योंकि ये मेरा देश हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि का देश है, जहां पे आज हजारों हजार हिंदू भाइयों वहां पे अपनी हाजिरी देते हैं। ये मेरा देश मर्यादा पुरुषोत्तम महाराज श्री राम का है, जहां सबरी के जूठे बेर खाए। सबरी बेर खिला रही है, कहे प्रभु बेर खट्टे हैं या मीठे? तो भगवान राम कह रहे हैं मुझे खट्टे और मीठे का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारा भाव देख करके मैं अमृत समझ के खा रहा हूं। तो मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत, क्योंकि मैं जानता हूं मेरे भाई बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं और इनकी बर्दाश्त की क्षमता को मैं सलाम करता हूं। मैं इतना ही कहूंगा कि आओ एक मोहब्बत का सजर ऐसा लगाएं पूरे हिंदुस्तान में। महमूद राजा हमारे भाई बड़े बैठे हैं, आओ एक मोहब्बत का सजर पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लगाएं और जिसका छाया भी हमसाया के आंगन में जाए। आओ मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई भाइयों, एक साझा चूल्हा ऐसा जगह जगह बनाएं और जिसमें रोटी पकाकर हम सब साथ में मिल बैठ के खाएं और मेरी बातों से किसी के दिल न दुखे, क्योंकि घर से तो दूर है मंदिर और मस्जिद का रास्ता। आओ पहले किसी रोते हुए चेहरे को हंसाएं, आओ पहले किसी रोते हुए। अंदाजे बयां घर से बहुत खूब नहीं है, मेरी बात आप सबके दिल में उतर जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मोबाइल आपका? रिजवान भाई की शानदार तकरीर और पुरफिशा और जोश से भरी हुई तकरीर और कौमी यकजहती और कौमी भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल है। और ये यकीनन आप समझ लीजिए, जाफरी साहब भी मौजूद हैं यहाँ, कि ईश्वर एक है और पूरी दुनिया के अंदर ईश्वर ने अपना एक ही पैगाम दिया है।
वो किसी मज़हब की आप बात कर लें और किसी ज़बान की बात कर लें, हिंदुस्तान से शुरू हुई ईश्वर की अपनी मुहिम। एकम ब्रह्म द्वितीय न नास्ति, एकम ब्रह्म द्वितीय न नास्ति, निय न नास्ति किंचन, निय न नास्ति किंचन। ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है और कदापि नहीं है। सिर्फ यही बात अरब में जाकर मोहम्मद साहब को बताई गई, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, दूसरा कोई अल्लाह नहीं है। लिहाजा ईश्वर का पैगाम एक ही है और ये जो बदला गया है वो उसके लिए एक शेर अर्ज है कि भेज मेरे मौला कोई बंदा भेज, भेज मेरे मौला कोई बंदा भेज, और गंदा है संसार कोई बंदा भेज। बिकते मुल्ला पंडित बिकते लीडर हैं, नोचे गीता कुरान ये वो गीदड़ हैं, फांसी पर लटका इनको एक फंदा भेज, भेज मेरे मौला एक बंदा भेज। और हमारे सबके बीच हमारे अपने आदर्श हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यूनिवर्सल लीडर हैं, सबके लिए लीडर हैं, जो फैज़ उठाना चाहे उठाए। और आज हिंदुस्तान लीडरलेस डेमोक्रेसी पर बना हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया में हमारी ऐसी हो रही है। एक शेर में कहूँगा कि आप यूसुफ सही, ये मिस्र का बाजार नहीं, जाइए आपका अब कोई खरीदार नहीं। एक मुद्दत से भटकने का अमल जारी है, वो कबीला हूं कि जिसका कोई सरदार नहीं। अब आली जनाब, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर का ब्रेक दूं मैं, और अवार्ड्स की तकसीम यहां पर ज़रूरी है, उसके बाद 2-3 लोग रह गए। अच्छा, इससे पहले यह हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं आली जनाब जाफरी साहब, मेजर जाफरी साहब, मसूद साहब, इमलाक साहब, और हमारे सदर मोहतरम ZK फैज़ान साहब, और हमारे मशहूर मारूफ वकील महमूद पराचा साहब। इलियास साहब भाग रहे हैं। अच्छा, एकदम ऐन वक्त पे पकड़ा मैंने रंगे हाथ। तो आपको जोरदार तालियों से उनको बुलाया जाए। इलियास भाई जिंदाबाद, आइए। अब मैं इस्तकबाल के लिए जो पहले होना था वो अब बाद में वो कड़ी हो रही है, चूँकि फूल हैं और फूल जो है कुमला ना जाए, कहीं उनकी रौनक फीकी ना हो जाए हमारे मेहमानों के आगे। लिहाजा मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर मोहम्मद रियाज साहब से कि वो महमूद पराचा साहब का इस्तकबाल करें जोरदार तालियों से। फजलुर रहमान साहब फोटो खींचे। और उसके बाद मैं निशा से दरख्वास्त करूंगा। निशा, निशा कहाँ है? निशा जी हैं? हाँ, आप जो है ZK फैज़ान साहब का इस्तकबाल करें। हमारी एक और बहन है सकीना जी। सकीना जी कहाँ हैं? सकीना जी से दरख्वास्त है कि वो आली जनाब इमलाक साहब का इस्तकबाल करें। इसके बाद डॉक्टर मेहताब साहब से दरख्वास्त है तशरीफ लाएं। डॉक्टर मेहताब साहब, आप मसूद साहब का इस्तकबाल करें, वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक्स डायरेक्टर जनाब मसूद साहब। इसके बाद दिव्या जी से दरख्वास्त है। दिव्या जी कहाँ है? दिव्या जी से दरख्वास्त है कि आप मेजर जनरल जाफरी साहब का इस्तकबाल करें। कर्नाटका से आई हुई हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन के, अच्छा, कर्नाटका से आई हुई हैं, हमारी बाहर की मेहमान हैं, स्टेट सेक्रेटरी हैं कर्नाटका में, हमारी तंजीम की स्टेट सेक्रेटरी हैं। जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल किया जाए। आप बोलना चाहेंगी कुछ? अच्छा, तो हमको पता ही नहीं चला और ना बुलवाते आपको यहाँ। अच्छा, बैठो। अब मैं सदर मोहतरम की इजाज़त लेकर के, कुछ मेहमान रह गए यहाँ पर, मैं चाहूँगा उनको बोलने के लिए बुलाऊँ। मैं जाफरी साहब से दरख्वास्त करूँगा वो आए, और बहुत ही वेल रेड पर्सन है और बड़े कंटेंट्स के साथ बोलते हैं वो। थोड़ी सी देर में यह बस सिलसिला ख़त्म होगा, उसके बाद अवार्ड बटेंगे, और अवार्ड के बाद मसूद साहब से दरख्वास्त है। अब प्रमोद साहब से दरख्वास्त है, प्रमोद साहब आए, तशरीफ लाएं। मेहमानों ने माना, प्रमोद साहब से दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ लाएं, और अब अपने मधुर कंठ से मधुर वाणी प्रस्तुत करें आप। इसके बाद नमस्कार दोस्तों, डाइस पे बैठे सभी मेहमान को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज महात्मा गांधी जी की जयंती है, उसी के हुए सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं और उनके लिए एक शेर में बोलता हूं। वैसे तो मुसर्रत का मौसम नहीं है, मुझे किसी बात का गम नहीं है,
वैसे तो मुसर्रत का मौसम नहीं है, मुझे किसी बात का गम नहीं है। यहाँ इस प्रांगण में आया हुआ हर शख्स अपने आप में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। जो डाइस पे बैठे हुए मेरे सारे दोस्त कह लो या हमारे नौजवान साथी हैं, इनकी तरफ से मैं इनकी जो जंग ये लड़ रहे हैं उसके लिए भी एक शेर कहना चाहता हूँ। आए हैं जान बेचकर बाजारे इश्क में, आए हैं जान बेचकर बाजारे इश्क में, लौटेंगे ना हुस्न का सौदा करे बगैर। तो दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, इनके साथ गांधी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। अभी मैं सुन रहा था तो इन्होंने कहा गांधी जी चले गए। गांधी जी चले नहीं गए, ये जितने मेरे सामने जो बैठे हैं ये भी गांधी है, ये गांधी के फॉलोवर हैं, ये गांधी को जिंदा रखा है। मैं महमूद साहब को भी हर डिबेट में सुनता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ। हमें एक चीज़ बताने की ज़रूरत है। देखो गांधी चले गए, उनकी आइडियोलॉजी हमारे पास है। महात्मा गांधी जी ने जो हमें दिया है संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है। हमें आज एक चीज़ बताने की ज़रूरत है, जो हमारे युवा हैं हम अपने युवाओं को दे क्या सकते हैं, हमारी पॉलिसी क्या है, हम अपने युवाओं को जो दे दें। हमारी पॉलिसी है जो एक सरकार हमारी अभी चल रही है, वो सरकार ऐसी चल रही है, वो सारा का सारा जो सारा का सारा हिंदुस्तान का पैसा है कुछ लोगों को देना चाहती है। वो इसलिए देना चाहती है कि गरीब को और गरीब बनाया जाए। गरीब कैसे बनाएंगे? आज मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं रिलायंस में काम करता हूँ, या इसमें रिलायंस में काम करते 20 साल बाद मेरा बेटा आएगा, वो रिलायंस की किसी दूसरी कंपनी में काम करेगा, और 15 साल बाद मेरा पोता आएगा, वो भी इसी कंपनी में काम करेगा। ये हिंदुस्तान का पैसा ये भारतीय जनता पार्टी अपने पास समेटने के लिए उन्होंने एक जाल बिछाया हुआ है। हमें इस जाल को तोड़ने के लिए हमें जो गरीबों के पास पैसा कैसे पहुंचा सकते हैं, उनको बिजनेस कैसे दे सकते हैं। अगर हम ये बिजनेस नहीं देंगे तो गरीब गरीब ही रहेगा, उसके लिए पॉलिसी है। एक गवर्नमेंट आई थी अभी दिल्ली में थोड़े दिन पहले, उन्होंने एक योजना लाई थी, उस एक योजना से उनकी एक गवर्नमेंट बनी। क्या कहा था उन्होंने? बिजली हाफ पानी माफ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम इस लाइन से बड़ी लाइन जो हमारा एक जो गरीबों का वोट बैंक इधर उधर चला गया है, ये लोगों को खरीदते अपने साइड कर लेते हैं। हमने अभी देखा, पहले कांग्रेस में एक महिला थी, इन्होंने जो महिला का आरक्षण दिया उनको पता नहीं खरीद के लाते हैं, उनको समझाते क्या है। वो महिला प्रीता हरित उनका नाम है, और हम काफ़ी करीब से उन्हें जानते भी हैं क्योंकि हमारे रिलेशन में भी हैं। वो उन्होंने अपनी साइड कर लिया। तो दोस्तों ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये उनको खरीद रहे हैं। वो क्यों खरीद रहे हैं? ये दिखाने के लिए भाई हम आपके लिए। वो कोई किसी की आवाज़ नहीं उठाता है। जो बिक जाएगा वो समाज का नहीं रह जाएगा, और जो बीजेपी में चला गया वो बिक गया है, और जो बिके हुए लोग हैं ना कभी किसी समाज के नहीं होते। तो मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जरा महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा बिल है। मैं महिला सुरक्षा बिल के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। हम जो देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अगर हम एक योजना बना दें कि योजना भी मैं बताऊंगा, अगर महिला जैसे शादी होती है वो डर जाती है, ससुराल जाती है, पता लगता है ससुराल कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, लेकिन यही डर उनको ना अंदर अंदर खाया जाता है। बाप को डर होता है बेटी को ससुराल कैसा मिला, अच्छा नहीं मिला। अगर हम उसके लिए हम एक एक्ट बना दें कि अगर कोई जो बलात्कार करता है या कोई करता है, उस आदमी की प्रॉपर्टी उससे अटैच कर दी जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ हिंदुस्तान में होने वाले 95% बलात्कार और महिला इशू की समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उनको पता है कि 20% हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी तो इसका समाधान हो जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे समाधान है। प्राचा साहब, मेरे पास भी टाइम नहीं है, पीछे से आ गया है। लाडली योजना है, जैसे कि LIC के ऊपर इन्होंने बहुत सारी जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं। मैं सिर्फ है ना, आज 2 शेरों का जन्मदिन है जी। एक महात्मा गांधी जी का है, तो एक लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन पे भी आपको बताना चाहता हूँ कि वो भी एक ऐसे थे जिन्होंने भारत के लिए एक आवाज़ दी थी। आज हमें आलू खाना है, आज रोटी नहीं खानी, क्योंकि भारत में जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने तो हमारे हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं, एक बात के लिए वो सब एक हो जाते हैं। और आज वो जैसे कि आज एक नहीं हो पाते, कि हिंदुस्तान में इतना गलत हो रहा है कि हमने जुनेद को देखा और बहुत सारे लोगों को देखा। तो इस पर ज़्यादा ना बोलते हुए, क्योंकि योजनाएं मेरे पास बहुत सारी हैं, मैं कभी मिलना चाहूँगा आपसे स्पेशल, कि हम इस वोट बैंक को, हम अपने वोट बैंक को, गरीब वोट बैंक को अपने पास ला सकते हैं। लोग कहते हैं जी 1 करोड़ वोट बैंक हमें मिल जाए, 1 करोड़। मैं आपको 10 करोड़ लोगों को पलट के दिखा दूंगा, लेकिन मेरे सामने कोई सच्चा आदमी बैठे, वो मेरी बात तो इतनी दूर नहीं जा पाएगी। और मैं ये बात है ना यहाँ भी साबित कर सकता हूँ कि कैसे लोगों को पलटा जाता है, लेकिन आज वो मौका नहीं है। लेकिन मैं कहते हुए इसी बात को मैं कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ।
ए काश मेरे मुल्क में, ए काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा चले, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगाहबान को भी हो। जय हिंदुस्तान, जय भारत, नमस्कार। सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूँ और उनके लिए एक शेर में बोलता हूँ। वैसे तो मुसर्रत का मौसम नहीं है, मुझे किसी बात का गम नहीं है। वैसे तो मुसर्रत का मौसम नहीं है, मुझे किसी बात का गम नहीं है। यहाँ इस प्रांगण में आया हुआ हर शख्स अपने आप में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। जो लाइफ में बैठे हुए सारे दोस्त कह लो या हमारे नौजवान साथी हैं, इनकी तरफ से मैं इनकी जो जंग लड़ रहे हैं उसके लिए मैं शेर कहना चाहता हूँ। आए हैं जान बेचकर बाजारे इश्क में, आए हैं जान बेचकर बाजारे इश्क में, लौटेंगे ना उसका सौदा करे बगैर। तो दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, इनके साथ गांधी भी हैं, सुभाष चंद्र बोस भी हैं। अभी मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा गांधी जी चले गए, गांधी जी चले नहीं गए, लेकिन जितने मेरे सामने बैठे हैं ये भी गांधी के फॉलो कर हैं, ये गांधी को जिंदा रखा है। मैं महमूद साहब को भी हर डिबेट पर सुनता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ। हमें एक चीज बताने की जरूरत है। देखो गांधी चले गए, उनकी आइडियोलॉजी हमारे पास है। महात्मा गांधी जी ने जो हमें दिया है संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिया है। हमें आज एक चीज बताने की जरूरत है, जो हमारे युवा है हम अपने युवाओं को दे जा सकते हैं। हमारी पॉलिसी क्या है, हम अपने युवाओं को जो दे दें। हमारी पॉलिसी है जो एक सरकार हमारी अभी चल रही है, वो सरकार ऐसी चल रही है, वो सारा का सारा जो सारा का सारा हिंदुस्तान का पैसा है कुछ लोगों को देना चाहती है। वो इसलिए देना चाहती है कि गरीब को गरीब बनाया जाए। गरीब कैसे बनाएंगे? आज मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं रिलायंस में काम करता हूँ, या इसमें रिलायंस में काम करता हूँ, 20 साल बाद मेरा बेटा आएगा, वो रिलायंस की किसी दूसरी कंपनी में काम करेगा, और 15 साल बाद मेरा पोता आएगा, वो भी इसी कंपनी में काम करेगा। ये हिंदुस्तान का पैसा, ये भारतीय जनता पार्टी अपने पास समेटने के लिए उन्होंने एक जाल बिछाया हुआ है। हमें इस जाल को तोड़ने के लिए हमें तो गरीबों के पास पैसा कैसे पहुंचा सकते हैं, उनको बिजनेस कैसे दे सकते हैं। अगर हमें बिजनेस नहीं देंगे तो गरीब गरीब ही रहेगा। उसके लिए पॉलिसी है। एक गवर्नमेंट आई थी दिल्ली में थोड़े दिन पहले, उन्होंने एक योजना लाई थी। उस एक योजना से उनकी गवर्नमेंट बनी। क्या कहा था उन्होंने? बिजली हाफ पानी माफ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर हम इस लाइन से बड़ी लाइन जो हमारा एक जो गरीबों का वोट बैंक इधर उधर चला गया है, ये लोगों को खरीदते अपने साइड कर लेते हैं। हमने अभी देखा, पहले कांग्रेस में एक महिला थी, इन्होंने जो महिला का आरक्षण दिया उनको पता नहीं खरीद के लाते हैं, उनको समझाते क्या है। वो महिला प्रीता हरीश उनका नाम है, और हम काफी करीब से उन्हें जानते भी हैं, तो हमारे रिलेशन में भी है। वो उन्होंने अपनी साइड कर दिया। तो दोस्तों ये जितने बड़े बड़े लोग हैं ये उनको खरीद रहे हैं। वो क्यों खरीद रहे हैं? ये दिखाने के लिए भाई हम आपके लिए। वो कोई किसी की आवाज नहीं उठाता है। जो बिक जाएगा वो समाज का नहीं रह जाएगा, और जो बीजेपी में चला गया वो बिक गया है, और जो बिके हुए लोग हैं ना कभी किसी समाज के नहीं होते। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि महंगाई है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सुरक्षा, महिला सुरक्षा बिल है। मैं महिला सुरक्षा बिल के लिए बात बोलना चाहता हूँ। हम जो देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अगर हम एक योजना बना दें कि योजना भी मैं बताऊंगा, अगर महिला जैसे शादी होती है डर जाती है, ससुराल जाती है, पता लगता है ससुराल कैसा मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, लेकिन यही डर उनको ना अंदर अंदर खाया जाता है। बाप को डर होता है बेटी को ससुराल कैसा मिला, अच्छा नहीं मिला। अगर हम उसके लिए हम एक एक्ट बना दें कि अगर कोई जो बलात्कार करता है या कोई करता है, उस आदमी की प्रॉपर्टी उससे अटैच कर दी जाए, तो मैं दावे से कह सकता हूँ हिंदुस्तान में होने वाले 95% बलात्कार और महिला इशू की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि उनको पता है कि 20% हमारी प्रॉपर्टी चली जाएगी तो इसका समाधान हो जाएगा। ऐसे मेरे पास बहुत सारे समाधान। राजा साहब मेरे पास भी टाइम ये पीछे से आ गया है, राष्ट्रीय योजना है, जैसे कि LIC के ऊपर में बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई है। मैं सिर्फ ना आज 2 शेरों का जन्मदिन है। एक महात्मा गांधी जी का है, तो एक लाल बहादुर शास्त्री जी का भी आज जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन पे भी आपको बताना चाहता हूँ, तो वो भी एक ऐसे थे जिन्होंने भारत के लिए एक आवाज दी थी, आज हमें आलू खाना है, आज रोटी नहीं खानी। तो भारत में जब युद्ध हो रहा था तो उन्होंने, तो हमारे हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं एक बात के लिए वो सब एक हो जाते हैं, और आज वो जैसे कि आज एक नहीं हो पाते क्योंकि हिंदुस्तान में इतना गलत हो रहा है कि हमने जुनेद को देखा और बहुत सारे लोगों को देखा। तो इसको ज्यादा ना बोलते हुए जो योजनाएं मेरे को बहुत सारी है, क्योंकि मिलना चाहूंगा आपसे स्पेशल कि हम इस वोट बैंक को
हम अपने वोट बैंक को, गरीब वोट बैंक को अपने पास ला सकते हैं। लोग कहते हैं कि 1 करोड़ वोट बैंक हमें मिल जाए, 1 करोड़, मैं आपको 10 करोड़ लोगों को पलट के दिखा दूंगा। लेकिन मेरे सामने में सच्चा आदमी बैठे, वो मेरी बात तो इतनी दूर नहीं जा पाएगी, और मैं ये बात है ना यहाँ भी साबित कर सकता हूँ कि कैसे लोगों को पलटा जाता है। लेकिन आज वो मौका नहीं है। लेकिन मैं कहते हुए इसी बात को मैं कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। काश मेरे मुल्क में ऐसी फिजा चले, मंदिर जले तो हिंदू मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगाहबान को भी हो। जय हिंदुस्तान, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी शानदार तकरीर और शेर के साथ मैं आपके अवार्ड दिलवाना शुरू कर रहा हूँ कि क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाए थे तिनके, बन जाए नशेबंद तो कोई आग लगा दे। इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसा हो रहा है सर। लिहाजा वो लोग जिन्होंने अलग अलग फील्ड्स में बेहतरीन काम किए हैं, नुमाया कारकर्दगी की है, उनको अवार्ड देने का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। आली जनाब डॉक्टर रियाज मोहम्मद साहब जो इस तंजीम के सदर हैं, मैं उनके हाथों मैं नाम बुलाना चाहूँगा। मैं निशा जी और मैं महमूद पराचा साहब से फैजाद भाई साहब दोनों से दरख्वास्त करूँगा अवार्ड बांटे। आप भी आइए। पहला नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम वेंगला साहब। इनका साइंटिफिक फील्ड में इनका कंट्रीब्यूशन है, साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम साहब। इज ही कमिंग? प्लीज कॉल। ओके, नाउ आई कॉल अनदर नेम डॉक्टर CL रविश, सोशल सर्विसेज की फील्ड में उनको नाम दिया जा रहा है। कहां से हैं? मैसूर से तशरीफ लाए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें मिस्टर CL रविश साहब, सोशल वेलफेयर। इसके बाद जो नाम है पीटर सॉलोमन साहब, ज्योति पीटर सॉलोमन। मिस्टर पीटर सॉलोमन, एजुकेशन इन अंडर प्रिविलेज चाइल्ड एंड रूरल डेवलपमेंट। Mr. Peter Solomon, yes, I'll call. Just please be seated. I'll call you. Dr. Subramaniam Vengla, contribution in scientific field. He's scientist. I'm calling him for the award. Dr. Subramaniam Award. Please give him a big applause. Now another name, Dr. Yumna Rajan Kumar Singh. Dr. Yumna Rajan Kumar Singh, social services. I don't know, there is no any mention. He's from Manipur. He's from Manipur. Yeah. Sorry for that. Mrs. Y. Rajni Rekha, Fine Arts, Woman Entrepreneur and Creative Designing. Mrs. रजनी रेखा जी, बड़ी मशहूर आर्टिस्ट हैं आप। Another name, I am calling Mr. Jaina, social services and contribution towards the Congress. Mr. Jaina, is he there? Is he present? Mr. Jaina.
Mr. J. John Samuel Kim. Mr. J. John Samuel Kim. Mr. J. John Samuel Kim. नहीं है। अगला नाम है डॉक्टर प्रोफेसर सी पेरेस्वामी। डॉक्टर प्रोफेसर सी पेरेस्वामी रूरल डेवलपमेंट फील्ड में काम है। गिव हिम अ बिग अप्लॉज। He's coming from South India. Yes. Now another name, I am calling Dr. Ravi Kumar VN. Commercial pest control operations. Contribution towards the irrigation, pest control. Miss Divya C. Miss Divya C. Miss Divya C. जोरदार तालियों से सर। मैं बात को जाता हूँ सबके लिए बैठा होगा। अभी मेरे हाथ बदले। अगला नाम है डॉक्टर सुधीर वसंत राव साथोन। मिस्टर सुधीर वसंत राव साथोन सोशल वर्क फील्ड में साउथ इंडिया से ताल्लुक रखता है। मसूद साहब से रहना से इधर आ जाइए। आप नागपुर से तशरीफ लाए, 2 किलो संतरे तो लाए होंगे। मिस्टर कपिल अग्रवाल साहब। हमारे डिस्टिंग्विश मेहमान यहाँ मौजूद हैं। इन सब की मौजूदगी में आपका नाम दिया जा रहा है। बड़ी खुशनसीबी है, एक से बड़े हुए हमारे मेहमान यहाँ मौजूद हैं। मसूद भाई उधर बोल रहे हैं। ठीक है। मिस्टर सुधीर काशीनाथ काठेकर। मिस्टर सुधीर काशीनाथ काठेकर, सोशल वेलफेयर एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज is not there. Okay. Mr. Anil Kumar K. Mr. Anil Kumar K. Is from, ये लिखा नहीं है इसमें आपने कहाँ से? Mr. Anil Kumar K. Yes, yes. You can yourself tell from which place you have come. Maharashtra. Anil Kumar K. मिस्टर राजेंद्र मधुकर ठाकुर एलियास राजवनी ठाकुर। हाँ मेरे राजवनी ठाकुर हैं यहाँ पर। मिस्टर प्रतोष मिश्रा। मिस्टर प्रतोष मिश्रा जी। मिस्टर प्रतोष मिश्रा जी। अगला नाम है डॉक्टर सुरेश बाबू। डॉक्टर सुरेश बाबू जी आ रही है, तशरीफ लाइए। क्लास फिल्म भी हो रही है सुरेश बाबू। नेशनल इंटीग्रेशन एंड पीस टुवर्ड्स द नेशनल इंटीग्रेशन। डॉक्टर चंद्रशेखर के। डॉक्टर चंद्रशेखर के, नेशनल इंटीग्रेशन, द फील्ड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। आप कुछ सुन रहे हैं भाई साहब का? पूरी दे दी थी आपने बताया। हाँ ये आई चंद्रशेखर के चेन्नई में।
अभिषार शर्मा, मिस्टर अभिषार शर्मा। जर्नलिज्म बोलता नहीं तो नहीं, सचमुच की बोलता नहीं आता। अच्छा भेज देंगे। अच्छा मिसेस आरफा खानम शेरवानी, मोहम्मद रफी हुसैन पठान, मोहम्मद रफी हुसैन पठान नहीं। अच्छा कौन साहब है? सिकंदर साहब ने, सिकंदर मिर्जा चंदेजी साहब नहीं है। मोहम्मद उजैर अहमद साहब, मोहम्मद उजैर अहमद साहब, हाँ बुजैर नहीं सर। अच्छा डॉक्टर डी विनोद कुमार साहब, AMB डॉक्टर डी विनोद कुमार साहब हो गया। अच्छा जहीन अहमद खान साहब, जहीन अहमद खान साहब तशरीफ लाएं। रिजवान अहमद मंसूरी साहब की दरखास्त तशरीफ लाएं। और बहुत सारे फोटो भेजने चाहिए रिजवान भाई ने। हाँ फजल रहमान आप लीजिए फोटो। हाजी मेहराब कुरैशी साहब का नाम तो आए, वो वाले वो भी नहीं। मोहम्मद आदिल साहब अभी बोल रहे थे यहाँ पे शायद क्या मौजूद थे। मोहम्मद आदिल साहब अली आदिल है, फिर ये बोल मोहम्मद अली और भी आ रहे हैं, दादा बाकी है। मोहम्मद आदिल साहब अच्छा है क्या बात है। मोहम्मद आदिल गांधी है ना, ये मोहम्मद आदिल साहब है। अच्छा आप लोग तालियां बजा दें, कम से कम 4-5 अवार्डी के बाद तो ताली बजाई क्या करें आप लोग। अच्छा सब में बजाना है, मसूद साहब ने सब में बजाना है। और अफजाल चौधरी साहब साउथ इंडिया से जो लोग आए वो सब अपने अपने अवार्डी को बजा रहे हैं, सबसे नहीं बजा रहे वो लोग, सबका सब बजाए ना। और अफजाल चौधरी साहब